Hey students, welcome back to my channel Achieve Success Coaching. I'm Rakhi. Here we are gonna start with a new video related to class 12th Indian Economy, Chapter 2 Indian Economy 1950 to 1990. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में लैंड रिफॉर्म्स पढ़ लिया था, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज पढ़ लिया था, लैंड सीलिंग पढ़ लिया था, हमें पढ़ना था ग्रीन रेवोल्यूशन से। मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन भी आधा समझा दिया था बट आधा नहीं समझाया था, तो मैं अब वो मतलब कि अब यहाँ से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी आपका। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, किसकी हेल्प से? हाई यील्डिंग सीड्स की हेल्प से, HYV सीड्स की हेल्प से, जो किसके लिए होती है? ज्यादातर वीट और राइस के लिए, स्पेशली फॉर वीट एंड राइस, जिससे हमारी जो क्रॉप्स होती है वो जल्दी जल्दी ग्रो करती है। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर नॉर्मन ए बोरलॉग एंड अमेरिकन एग्रीकल्चरल है ये साइंटिस्ट, इनको हम फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला गया है? डॉक्टर नॉर्मन ए बोरलॉग को। ठीक है, और इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन किसने ढूंढा था? तो किसने ढूंढा था? MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे HYV सीड्स, मतलब कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए मतलब कैसे कैसे वो यूज हो सकती है, क्या क्या मतलब कि मतलब कि किस पैटर्न में वो यूज होती है। ठीक है, दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन दोज प्लेसेस वेयर देयर आर एडवोकेट फैसिलिटीज। ये ज्यादातर उन प्लेसेस पे यूज होती हैं जहां पर ड्रेनेज, मतलब कि पानी का और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। बेसिकली HYV सीड्स ना पानी बहुत ज्यादा लेती है, बहुत यूज में होता है, मतलब कि पानी तो इनको मतलब कि चाहिए और ये इतना यूज कर लेती है ना जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स, these seeds need heavy dose of chemical fertilizer to get largest possible of the production। इनको मतलब कि हैवी डोज और मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बहुत चाहिए भैया। वो भी सीड है बट उसके अंदर भी तो केमिकल यूज होगी, तो वो HYV सीड्स बनी है ना, ऐसे ही तो नहीं बनी ना। ठीक है, इसीलिए वहां का उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज होने। ठीक है, to get the largest possible production. Indian farmers needed to have irrigation facilities बहुत अच्छे, मतलब कि वाटर सप्लाई बहुत होना चाहिए। इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज खरीदने के लिए पैसे तो होना जरूरी है ना, जब भी तो आप, क्योंकि HYV सीड्स महंगी भी बहुत आती है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है, क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में हेल्प होता है। पहला आता है आपका अटेनिंग मार्केट सरप्लस। अब मार्केट सरप्लस क्या होता है? It refers to that part of agriculture produce which is sold in a market by the farmers after meeting their own consumption requirement। मार्केट सरप्लस वो होता है कि जिसके अंदर आपने एग्रीकल्चर करी, कल्टीवेशन करी, आपने अपने मतलब कि मार्केट में सोल्ड करने के बाद आपके पास अपने लिए भी बच गया, आपने अपने आप मतलब कि एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि मार्केट में सोल्ड करने के बाद भी हमारे पास बच गया, या फिर हमारे पास हमने उगाया और हमारे पास आधे से ज्यादा बच भी गया, अपनी नीड्स को पूरा करने के बाद आधे से ज्यादा बच गया, उसको आगे मार्केट में सप्लाई कर देना इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस। बफर स्टॉक ऑफ फूड गेन्स क्या होता है? बफर स्टॉक ऑफ फूड गेन्स होता है आपका कि जिसके अंदर इतना सारा अमाउंट ऑफ फूड गेन्स स्टॉक हो जाता है जिनको हम आगे चलकर यूज कर सकते हैं, जिसमें भी मतलब कि टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज में कह सकते हो। जैसे होता है ना कि आपने उसमें हिल स्टेशन में सुना होगा कि भाई कि बादल फट गए, आज वो बहुत सारा वो हो गया, मतलब कि नुकसान हो गया, तो उस टाइम ये जो बफर स्टॉक होता है ना, जब काम आता है कि पहले से ही मतलब कि प्लान रखना कि भाई हाँ कि आगे अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, तो वो हमें उस टाइम बफर स्टॉक हमारा काम आता है कि जिसमें हमें फूड की कमी ना हो। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर्स लगेगा जब HYV सीड्स में, तो उसके ऊपर ना मतलब कि इंसेक्ट्स भी बहुत आएंगे। पेस्ट अटैक मतलब कि क्रॉप को खराब करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सेकेंड है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज। HYV सीड्स मतलब कि स्मॉल फार्मर्स
अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि H5V6 होती इतनी महंगी है, उसको वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है कि जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा होगा ना, जहां पर बहुत अच्छा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहां का प्रोडक्ट भी उतना अच्छा बनेगा, है ना। वो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा शायद वो फॉरेन कंट्रीज में भी जाए। यहाँ पर इसका कहने का वही मतलब है, द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। भाई देखो, इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी एक एजुकेटेड बंदा ही चला सकता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। मतलब कि एग्रीकल्चर में इतनी नीड नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट की जितने की इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे आया था? ये 5 ईयर प्लान से आया था, ठीक है। उसी के बाद तो हुआ था ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे बनेगा, ये सब होगा। तो क्या करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर? प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन होता है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन में क्या बताया था मैंने? एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, चेंज इन सोशल आउटलुक, ये है, ठीक है। अब दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हुई थी? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी एज पर 1956 में शेड्यूल ए उन मतलब कि वो इंडस्ट्रीज मतलब कि उनको उस इंडस्ट्रीज में डाला गया था जो सिर्फ कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी जिसको कंट्रोल्ड। जैसे कि आपकी होगी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, होगी ऑयल इंडस्ट्री, होगी रेलवे इंडस्ट्रीज, हो गई आयरन इंडस्ट्री, होगी। इसमें कौन सिर्फ करेगा? कौन करेगी सिर्फ इसके अंदर? गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। शेड्यूल बी में, और इसमें कितनी इंडस्ट्रीज आ रही है? 17 इंडस्ट्रीज। और यहीं पे शेड्यूल बी में आपके 12 इंडस्ट्रीज आएंगी, जो भी वो मतलब कि स्टेट ही करेगी, मतलब कि मतलब कि चलाएगी तो मतलब कि इसके अंदर प्राइवेट इंडस्ट्री चला सकती है, बट उसको ऑन मतलब कि जिसका पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का। कैसे? मतलब कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम मतलब कि काम करवाएगी, बट कंट्रोल कौन करेगा? किसके सजेशन पे करेगी? वो स्टेट गवर्नमेंट के उससे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें 12 इंडस्ट्रीज हो गई। अब यहाँ पे शेड्यूल सी में जिसमें आपकी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज रह जाती है। रिमेनिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इसमें जितनी रह जाती है, इनमें प्राइवेट सेक्टर्स को दी जाती है। जितनी भी कोई भी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज रह जाती है तो ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर देखेगी, इसमें कोई गवर्नमेंट का रूल कुछ नहीं होगा। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी क्या है? इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी इंडस्ट्रीज के पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक शॉप ही क्यों ना हो। लिकर मतलब कि लिकर क्या हो गया? जो एल्कोहल जो शॉप्स होती है उनके पास भी लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि स्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रीज के पास होना चाहिए एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इनके पास लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? मतलब कि बेसिकली ये कार्य कमेटी है किसको प्रमोट करने के लिए? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को और बढ़ाने के लिए। कहाँ पर? रूरल डेवलपमेंट में, कि वहां पर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं, वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होना चाहिए, कि हर कोई एग्रीकल्चर में नहीं, वहां पे लोग इंडस्ट्री में भी काम करें, ठीक है। तो प्रमोट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रमोट करा? इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट स्मॉल स्केल, फर्स्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर किसी को काम करने का मौका मिलेगा। दे यूज मोर, अब जैसे यहाँ पे होता है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज दे यूज मोर लेबर रेदर देन। अब यहाँ पे क्या होगा? हर किसी को काम करने का अधिकार तो मिलेगा, सबको काम तो मिलेगा, बट जो लार्ज मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होगा। नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फार्म्स, अब सबसे जरूरी होती है कि भैया वहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए, कोई बिग इंडस्ट्री नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई बिग इंडस्ट्रीज खुलेगी तो रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल के जो गांव के जो लोग हैं उनको इफेक्ट करेगी। करेगी किसके लिए करेगी? भाई वहाँ पे फिर वो जो बड़े मतलब कि जो चीजें वहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्री में जो बनेंगी चीजें, वो छोटी इंडस्ट्री में नहीं बन पाएंगी।
उससे किसका नुकसान होगा? छोटे फार्मर्स का, उनको भी वेजेस नहीं मिल पाएगी, उनको जो सैलरी मिलती है वो कम मिलेगी कि भाई प्रोडक्ट तो इतने बन नहीं रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है बिग इंडस्ट्रीज को, प्रोटेक्ट किसको करना पड़ता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को बिग इंडस्ट्रीज से। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। इन फॉरेन ट्रेड में क्या होता है? द गवर्नमेंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडी। फॉरेन ट्रेड में क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट मतलब कि, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान बेचना, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, भाई अब उस टाइम पे इंडिया एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकता था। उस टाइम पे सिर्फ एक हैंडीक्राफ्ट था कि जो बहुत फेमस था, जिसको मतलब कि लोग बाहर 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 कंट्रीज के लोग आकर लेते थे। अब वो भी खत्म हो चुका था। क्यों खत्म हुआ था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो सब कुछ खत्म कर दिया था उस टाइम पर। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था। उन्होंने इंडस्ट्रीज बनानी शुरू कर दी थी, फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया था। इस वजह से वो एक्सपोर्ट भी बंद हो गया था। इंपोर्ट फिर उस टाइम पे क्या करती इंडिया? इंपोर्ट फिर इंडिया ने वहां से लिया, बाकी सारी चीजें वहां से ली, ताकि उनका जो मतलब कि उनकी जो कंडीशन है उस टाइम पर इंडिया की, आपको पता है इंडिया की कंडीशन उस टाइम बहुत ज्यादा खराब थी। इंडिया के पास ना तो खाने के लिए हो पा रहा था लोगों के लिए, लोगों को मतलब कि इतना डिफिकल्ट टाइम देखने के लिए मिल रहा था वहां पे, ठीक है। तो ये था फॉरेन ट्रेड का मतलब। अब द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक। अब यहाँ इसकी बेसिक एम क्या है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, उसको बचाना किससे? फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि फॉरेन में तो भैया बहुत कंपटीशन हाइयर होता है। जैसे चाइना हो गया, चाइना में कितना डेवलपमेंट, कितनी वो आगे चली गई है, यूएसए, ठीक है। इनसे अपनी कंट्री को बचाना, ठीक है, ताकि ये अपना सामान हमें ना बेचे बल्कि हम अपना सामान इनको बेचे, ठीक है। अब प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पोर्ट टू टू फॉर्म्स। अब इम्पोर्ट्स को भी हम दो तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टैरिफ। अब टैरिफ क्या होता है कि जो बाहर से जो आइटम आते हैं ना, तो उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, मतलब कि जैसे कोई 200 रुपए का है, 200 रुपए की कोई चीज है बाहर से आई, अभी इंडिया में आने के बाद तो उस पर कम से कम 10% या 15% लगेगा, तो वो कितनी की हो जाएगी? 220 की, है ना, हो जाएगी ना 220 की। अब जो भाई रिच होगा वो तो ले लेगा, बट मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पुअर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, है ना। 220 वैसे मैं बहुत कम बोल रही हूँ, ले लेंगे, बट एक नजरिए से अगर यहाँ पे 20,000 होता, तो मतलब कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो भाई मिडिल क्लास 1000 बार सोचता, पुअर क्लास तो बोलता भैया छोड़ दो, हमें लेना ही नहीं है, ये बहुत हमारे तो औकात से ही बाहर है, ठीक है। तो टैरिफ क्या होता है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा देना और उस चीज को बहुत ज्यादा महंगा कर देना, ठीक है। कोटास क्या होता है? कोटास होता है कि मतलब कि जो कम क्वांटिटी पे, मतलब कि उस पे लगता है टैक्स, तो बहुत कम लगता है, मतलब कि 2% 1% मान के चलो, बहुत कम लगता है, किसी किसी पे लगता भी नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू टू फॉर्म्स, ठीक है। से ये बेसिकली हमारा आज की पूरी वीडियो में ये था, और हमारे वाला चैप्टर हो चुका है फिनिश। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर की चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाकर उस पर मेरे चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको वहाँ पे मेरी डे टू डे अपडेट और हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय।